जंतुओं की संरचना, उनका जीवन चक्र और इन जंतुओं से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जंतु है अमीबा। सबसे पहले इसका वर्गीकरण जान लेते हैं। तो अमीबा का संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, वर्ग सार्कोडिना, उपवर्ग राइजोपोडिया, गण लोबोसिया, वंश अमीबा और जाति प्रोटियस होती है। आपको यहीं पर बता दें कि अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस होता है। अमीबा प्रोटियस क्योंकि वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पेसीज को मिला करके जंतु वैज्ञानिक नाम बनाया था। तो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा या साइंटिफिक नेम क्या होगा अमीबा का? अमीबा प्रोटियस होगा। आपको बता दें कि इसकी खोज सर रोजन वान हॉफ ने की थी। सर रोजन वान हॉफ ने इसकी खोज की थी। मतलब इसका सबसे पहले वर्णन किसने किया? तो इन्होंने ही किया था। यदि बात की जाए कि ये कहां कहां पाया जाता है, तो अमीबा झीलों, तालाबों, पोखरों के कीचड़ या सड़ी गली पत्तियों से चिपका हुआ पाया जाता है। यानी अमीबा प्रायः तालाबों में या धीरे धीरे बहने वाली नदियों में, जो धीरे धीरे बहती हैं नदियां उनमें, और पोखरों में या गड्ढों की तली में पत्तियों व कीचड़ से चिपका रहता है। जो पत्तियां होती हैं, जो कीचड़ होता है, उससे चिपका रहता है, चिपका हुआ पाया जाता है। यह मुक्त जीवी अर्थात फ्री लिविंग होते हैं। मुक्त जीवी होते हैं मतलब फ्री लिविंग होते हैं। और इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी अनियमित होता है। कोई इसका आकार नियमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी कि ये बनते रहते हैं और बिगड़ते अर्थात यह अनिश्चित या अनियमित आकार वाला सूक्ष्म जीव होता है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर ये जो कूटपाद अथवा स्यूडोपोडिया हैं, ये बनते या बिगड़ते रहते हैं। इसमें ये जो अंगुली सदृश संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन्हें ही कूटपाद अथवा पादाप कहा जाता है और अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहा जाता है। अमीबा इन्हीं के द्वारा चलता है, यानी कि इन्हीं के द्वारा गमन अथवा प्रचलन करता है, लोकोमोशन करता है। और इन्हीं पादाप या कूटपादों की सहायता से यह भोजन भी ग्रहण करता है, यानी खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण अथवा इंजेशन भी इन्हीं कूटपादों की सहायता से या स्यूडोपोडिया की सहायता से अमीबा करता है। और भोजन का पाचन खाद्य धानियों या फूड वैक्यूल में होता है। जो खाद्य धानियां हैं, जो फूड वैक्यूल हैं, इसी में भोजन का पाचन होता है। और आपको बता दें कि संकुचनशील धानी से अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर भी निकालता है। जो संकुचनशील धानी है, इससे अतिरिक्त जो जल होता है उसको ये बाहर भी निकालता है, यानी परासरण नियंत्रण भी करता है। अगर इनके संपूर्ण शरीर को देखा जाए तो इनका पूरा शरीर मुख्य रूप से जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। यानी मुख्य रूप से पूरा शरीर किससे बना है? तो केवल जीवद्रव्य का बना होता है। और इस जीवद्रव्य के चारों तरफ एक महीन झिल्ली होती है। उसी झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा। और इसके जीवद्रव्य में एक केंद्रक भी पाया जाता है, एक न्यूक्लियस भी होता है। अमीबा के पश्च सिरे पर यूरोइड होता है। यूरोइड यानी जो ये स्यूडोपोडिया होते हैं, जो पादाप होते हैं, ये जब खत्म हो रहे होते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? यूरोइड कहा जाता है। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। और वो भी किससे? तो द्विविखंडन या पुटी भवन के द्वारा होता है। यानी द्विविखंडन और पुटी भवन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा अलैंगिक प्रजनन होता है। और आपको बता दें कि इसमें से जो द्विविखंडन है, इस द्विविखंडन में जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक का सूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोसिस डिवीजन होता है। और सूत्री विभाजन होने के बाद विदलन या क्लीवेज के द्वारा अमीबा 2 बराबर भागों में बंट जाता है। और जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि पहली स्टेज में अमीबा का केंद्रक ऐसा था, फिर थोड़ा लंबा होने लगा, फिर थोड़ा थोड़ा लंबा होते होते हुए अलग हो जाता है, यानी फिर लंबा होकर के 2 भागों में टूट गया है। और इसके साथ ही केंद्रक भी बीच में पतला होता हुआ 2 भागों में टूट जाता है। इस प्रकार एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार अमीबा यानी एक अमीबा से या एक अमीबा मदर सेल से नई पुत्री कोशिकाएं या 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाते हैं या 2 जीव बन जाते हैं। लेकिन यदि पुटी भवन की बात की जाए तो पुटी भवन में क्या होता है? प्रतिकूल समय में
अमीबा शरीर को कई खोल में बंद कर लेता है। जो प्रतिकूल समय होता है वो कई खोलों में, चित्र में आपको दिख रहा है, बंद कर लेता है और कई परत वाली गुहा बन जाती है और उसी के अंदर अनेक स्यूडोस्पोर्स बन जाते हैं और अमीबा में अनेक बीजाणु फिर धीरे धीरे करके बन जाते हैं। जो स्यूडोस्पोर्स, जो पुटी भवन था, टूटने लगता है तो बीजाणु बन जाते हैं और पुटी फट जाता है या कह लीजिए कि अमीब्यूली बाहर निकल आते हैं। जब पुटी फटता है तो अमीब्यूली बाहर निकल आते हैं। आपको बता दें कि अमीबा की कुछ जातियां मनुष्य में परजीवी या पैरासाइट जीवन व्यतीत करती हैं, जिनमें से एक है एंट अमीबा। तो एंट अमीबा एक परजीवी प्रोटोजोवा है और मनुष्य तथा अन्य कई जंतुओं में रोग पैदा करता है। परजीवी प्रोटोजोवा है, मनुष्य में भी और अन्य कई जंतुओं में रोग पैदा करता है। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में एंट अमीबा मुख्य रूप से 3 प्रमुख इसकी जातियां पाई जाती हैं। यानी मनुष्य में एंट अमीबा की 3 प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। पहली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरी एंट अमीबा जिंजिविलिस और तीसरी एंट अमीबा कोलाई। यदि इनमें से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात की जाए तो इसकी खोज लैम्बल ने सन 1859 ईस्वी में की थी। 1859 ईस्वी में किसने? लैम्बल ने की थी। और रूसी वैज्ञानिक फ्रेडरिक लॉस ने सन 1875 में इसके रोगजनक स्वभाव का पता लगाया था, यानी इसके पैथोजेंस का पता लगाया था कि ये रोग फैलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की बड़ी आंत का परजीवी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य की बड़ी आंत के कोलन नामक भाग में पाया जाता है, कोलन में। और इसका ट्रोफोजॉइड मनुष्य की बड़ी आंत को संक्रमित करता है। ट्रोफोजॉइड इसकी एक अवस्था होती है, वयस्क अवस्था। वही वयस्क अवस्था मनुष्य की बड़ी आंत को संक्रमित करती है, इन्फेक्टेड करती है, जिसके कारण पेट में दर्द व ऐंठन होती है और घाव भी हो जाते हैं। खूनी पेचिश रोग हो जाता है, जिससे मल के साथ आंव व खून आने लगता है। और आपको बता दें कि इसे ही आमातिसार मतलब अमीबिएसिस रोग कहा जाता है। विश्व की लगभग 10% जनसंख्या अमीबिएसिस रोग से पीड़ित है। यदि एंट अमीबा की संरचना की बात की जाए तो संरचना 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, कह लीजिए। पहली अवस्था है ट्रोफोजॉइट या मैग्ना और दूसरी अवस्था है प्रीसिस्टिस अथवा इसे माइन्यूटा अवस्था भी कहा जाता है। तो पहली अवस्था देख लेते हैं, ट्रोफोजॉइट या मैग्ना। तो इसमें क्या होता है, इसका जो कोशिका द्रव्य है कणिका विहीन, जो बाहर वाला भाग होता है कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग, वो कणिका विहीन होता है, कोई भी कणिकाएं उसमें नहीं पाई जाती हैं। उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। एक्टोप्लाज्म जो है, एक्टोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग है, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उसे ही एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो केंद्रीय भाग है, जो अंदर वाला भाग है, वो कणिकामय है, उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है, कणिकाओं वाले भाग को। और एंडोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस अथवा केंद्रक भी है, यानी एक न्यूक्लियस अथवा केंद्रक भी होता है। और उस न्यूक्लियस अथवा केंद्रक के चारों तरफ या चारों ओर एक पतली व कोमल केंद्रक कला, पतली पतली सी कोमल सी कला होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अथवा केंद्रक कला कहा जाता है। और केंद्रक कला की जो अंतः सतह है, अंतः सतह पर सूक्ष्म क्रोमैटिन कणिकाएं होती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये सूक्ष्म क्रोमैटिन कणिकाएं हैं, क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स होती हैं। और जो परिधि है, परिधि पर यही व्यवस्थित रहती हैं। केंद्रक के केंद्र में एक छोटा व गोल संरचना होती है, यानी छोटी सी गोल संरचना होती है जो केंद्र में आपको दिख रही है। उस छोटी सी गोल संरचना को एंडोसोम कहा जाता है। एंडोसोम अथवा केरोसोम भी कहते हैं। एंडोसोम कहो या केरोसोम कहो, एक ही बात है। एंडोसोम को घेरे हुए एक साफ क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हेलो कहा जाता है। हेलो, जो साफ क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। आपको बता दें कि एंडोप्लाज्म में खाद्य धानियां अथवा फूड वैक्यूल भी पाई जाती हैं, जिनमें अंतर्ग्रहित लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उपकला कोशिकाओं के टुकड़े और जीवाणु पाए जाते हैं। यानी जो खाद्य धानियां होती हैं, इनमें अंतर्ग्रहित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उपकला कोशिकाओं के कुछ टुकड़े तथा जीवाणु पाए जाते हैं। एंट अमीबा एक समपरासरी या आइसोटोनिक वातावरण में रहता है। समपरासरी या आइसोटोनिक वातावरण में पाया जाता है।
अतः इसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं यानी कंट्रैक्टिव वैक्यूल नहीं पाई जाती हैं, या संकुचनशील रिक्तिका इसमें नहीं होती है। यदि एंट अमीबा के कूटपाद की बात की जाए तो इसमें एक कूटपाद होता है। एंट अमीबा में एक कुंद या ब्लंट कूटपाद पाया जाता है, मोटा सा एक ही कूटपाद इसमें होता है और कूटपाद की सहायता से यह गति करता है। जैसे अमीबा कूटपाद की सहायता से गति करते हैं, वैसे ही एंट अमीबा भी इसमें एक ही कूटपाद पाया जाता है और उसी कूटपाद की सहायता से गति करता है, चलता है, और इसकी गति लाइमैक्स गति कहलाती है। जो एंट अमीबा है इसकी जो गति होती है उस गति को लाइमैक्स गति कहा जाता है। ट्रोफोजोइट में प्राणी संपोषण होता है, यानी इसका जो ट्रोफोजोइट होता है उस पे होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है, प्राणी संपोषण होता है। फिर अब दूसरी अवस्था है माइन्यूटा अवस्था। तो यह एंट अमीबा की सिस्ट बनने की पूर्व की अवस्था है। माइन्यूटा अवस्था को प्रीसिस्टिस अवस्था भी कहा जाता है, माइन्यूटा को प्रीसिस्टिस अवस्था भी कहते हैं, और एंट अमीबा की सिस्ट बनने की पूर्व अवस्था होती है, इसी को प्रीसिस्टिस अवस्था कहते हैं। यह भी अंडाकार लेकिन अपेक्षाकृत छोटी होती है। यह ट्रोफोजोइट अवस्था से आकार में अपेक्षाकृत छोटी, गतिहीन होती है और इसमें खाद्य रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, खाद्य रिक्तिकाओं का अभाव होता है। यह रोगजनक भी नहीं है, पैथोजन नहीं होते हैं, रोग नहीं फैलाते हैं। चलिए अब इसमें जनन कैसे होता है, उसका जीवन चक्र क्या है समझ लेते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक पोषदीय जंतुक है, यानी एक ही पोषक में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो इसमें लैंगिक जनन तो होता नहीं, मैंने पहले ही बताया। इसमें केवल अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसी से इसका जीवन चक्र चलता है। तो अमीबा के समान यहाँ भी अलैंगिक जनन कैसे होगा, द्विविखंडन द्वारा, बाइनरी फिशन द्वारा अथवा बहुविखंडन के द्वारा या मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। अगर द्विविखंडन की बात की जाए, बाइनरी फिजन की बात की जाए, तो यह जीव की कायिक अवस्था, मतलब ये कि पोषाणु अवस्था या ट्रोफोजोइट फेज में होने वाला जनन है। ट्रोफोजोइट फेज में होने वाला जनन द्विविखंडन होता है, जिसमें होता है क्या है, केंद्रक सामान्य से बड़ा हो जाता है, जितना सामान्य में होता है उससे बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर सामान्य सूत्री विभाजन में विभाजित हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन में बढ़ जाता है। अगर बहुविखंडन की बात की जाए, मल्टीपल फिशन की बात की जाए, तो विशेष प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसिस्ट स्टेज में मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है या बहुविखंडन के द्वारा होता है और इनके अंदर दो क्रोमेटिड बॉडी दिखाई देती है। चित्र में देखिए, इनके अंदर दो क्रोमेटिड काय या दो क्रोमेटिड बॉडी दिखाई देती हैं और जल्दी ही इनके चारों ओर एक कोमल पारदर्शी आवरण बन जाता है और इस कोमल पारदर्शी आवरण को सिस्ट अथवा पुटी कहते हैं। और अब केंद्रक सामान्य सूत्री विभाजन के द्वारा बंटता रहता है, विभाजित होता रहता है और फिर चार केंद्रक वाली इंसिस्ट स्टेज मल के साथ बाहर आ जाती है। जो चार केंद्रक वाली इंसिस्ट स्टेज है, ये मल के साथ में, फीसेस के साथ में बाहर आ जाती है और बाहर आकर के इसकी जो सिस्ट होती है वो फट जाती है। इस तरह से सभी जीव बाहर निकल आते हैं। अब बचा एंट अमीबा जिंजिवैलिस। तो यह दांतों की जड़ों के मैल तथा मसूड़ों के ऊतक और टॉन्सिल्स आदि में पाया जाता है और इसके रोगजनक होने के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है कि यह पायरिया से पीड़ित मनुष्यों के मुख में अधिक पाया जाता है। मतलब मनुष्य के दांतों की जड़ों व मसूड़ों में रहता है, जिसके कारण पायरिया हो जाता है और पायरिया के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है, मवाद आने लगती है, जो एंट अमीबा जिंजिवैलिस है। फिर एंट अमीबा जो कोलाई होता है, इसके ट्रोफोजोइट्स मनुष्य के कोलन में पाए जाते हैं, बड़ी आंत के कोलन में, और यह हानिकारक नहीं है। यह सहभोजिता प्रदर्शित करता है, कमेंसलिज्म प्रदर्शित करता है और यह मनुष्य की आंतों में रहने वाला सहभोजी है, कह लीजिए इस तरह से। यह अन्य जीवाणुओं का भक्षण कर डालता है और उनके हानिकारक प्रभाव से मनुष्य को बचाता है। चलिए अब यूग्लिना के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे